Thermal and Statistical Physics, lecture number 5. In this lecture, we will discuss sharpness of the multiplicity function and the ideal gas. And the summary of the lecture will be we will discuss the sharpness, and under the sharpness, we will conclude the definition of thermodynamic limit, the limit where a system becomes infinitely large, so measurable fluctuations away from the most likely macrostate never occur. For any system, and after that we will discuss the ideal gas, and in the ideal gas the monatomic gas will be our core of discussion, and the theorem we will find at the end of the discussion on the ideal gas. For any system with only quadratic degrees of freedom having so many units of energy that energy quantization is unnoticeable, the multiplicity is proportional to u power nf over 2, where nf is the total number of degrees of freedom. And lastly, we will see that if two monatomic gas interact, what will be the multiplicity of the whole system. So sharpness of the multiplicity function for a system of two large interacting ice and solids uh, is just how skinny is the peak in the multiplicity function. ये हम ये हमारा क्वेश्चन है जिसका हम आंसर फाइंड करना चाहते हैं कि तो इंटरेक्टिंग आइंस्टाइन सॉलिड है, और इसकी जो पीक है मल्टीप्लिसिटी फंक्शन की, जो मोस्ट लाइकली मैक्रोस्टेट है, वो कितनी स्किनी है, कितनी थिन है। तो स्टार्ट करते हैं। हम एज्यूम किया हमने पास एन इंसुलेटर्स हैं और एनर्जी जो है पूरे सिस्टम की वो मच लार्जर है देन नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, और जो कि क्यू इसमें डिनोट कर रहा हूँ टोटल एनर्जी को, जो दो एनर्जीज सिस्टम ए और सिस्टम बी का सम है। तो मल्टीप्लिसिटी डेफिनेटली इस दोनों का प्रोडक्ट होगी। ये हमने लास्ट वीक कैलकुलेट किया था एक आइंस्टाइन सॉलिड के लिए जिसमें एन ऑसिलेटर्स हों, ये दो आइंस्टाइन सॉलिड्स के लिए जिसमें जो वीकली कपल है हमारे पास और एनर्जी शेयर कर सकते हैं, तो उनकी ये मल्टीप्लिसिटी प्रोडक्ट होगी, और प्रोडक्ट मैंने इस फॉर्म में लिखा है। तो अगर आप ग्राफ करें और जो मैक्रोस्टेट मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वो क्यू ए से है, तो अब आप इसका ग्राफ करें तो आप देखेंगे कि इसकी जो पीक है वो लाई करेगी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 2 पे, यानी कि जब दोनों सिस्टम हाफ हाफ एनर्जी शेयर करेंगे वहाँ पे आप देखोगे कि ये पीक लाई करेगी। तो ये मैक्सिमम जो मल्टीप्लिसिटी हो सकती है, तो उसमें आप देखो कि दोनों में अगर आप वैल्यू पुट करो, क्यू ए की वैल्यू भी क्यू क्यू ओवर 2 करो, तो सेकेंड एनर्जी हमारे पास क्यू बी रह जाएगी, और क्यू बी भी क्यू ओवर 2 होगी। दोनों क्यू ए ओवर 2 होंगे तो हमारे पास टोटल क्यू रहेगा। तो क्यू ए की जगह पे और क्यू बी की जगह पे, दोनों की जगह पे क्यू ओवर 2 पुट किया, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया अपनी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की फॉर्म में। तो ये हमारे पास है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हम हमारे सिस्टम की। अब हम जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो द ग्राफ नियर द पीक। तो पीक हमारे पास जो ग्राफ है वो यानी कि कितनी तेजी से वो अगर वो डिके करता है या फिर वो डिके नहीं करता, वो हमारे पास स्प्रेड है, कितना स्प्रेड है उसका पीक के साथ, ये हम देखना चाहते हैं। तो हमने थोड़ी सी वेरिएशन डाली है उसमें। वेरिएशन ये है कि हमने जितनी सिस्टम में क्यू क्यू ए सिस्टम में हमें एनर्जी एक्स ऐड की है, उतनी हम इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों का सम रहना चाहिए क्यू। तो इस वजह से प्लस माइनस मैंने एक्स कर दिया इसमें से, और एक्स की वैल्यू है लार्ज है लेकिन स्मॉलर है एज कम्पेयर टू क्यू। तो आप अगर इसकी वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में आप इसमें वैल्यू पुट करें तो ये ओवर एन टू एन ये आ गया, क्यू ए की जगह पे हमारे पास क्यू ओवर 2 प्लस एक्स ये आ गया, क्यू बी की जगह पे हमारे पास क्यू ओवर 2 माइनस एक्स, और होल पावर है एन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का, और वो होता है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो होल पावर है यहाँ पे एन। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें हम, खासतौर इस सेकेंड टर्म को, ये वाली
जो हमारे पास सेकंड टर्म है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मैं इसका लेता हूँ लोगारिथम। तो मैंने लोगारिथम लिया इसका, तो एन जो पावर है वो लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर आ जाएगी। और अगेन मैं इसको इसमें से कॉमन लिया है ताकि मैं इसको मल्टी प्रोडक्ट को सम में लिख सकूं। तो मैंने यहाँ से Q/2 इस पूरे एक्सप्रेशन से अंदर से कॉमन लिया, तो यहाँ पे मान आ जाएगा और यहाँ पे 2x/Q आ जाएगा स्क्वायर के साथ। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि ये कॉमन सही है तो आप इसको दोबारा इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली मिलता है तो इसका मतलब है हमारा जो हमने जो कॉमन फैक्टर लिया वो सही है। तो अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है लॉग, अब मैं इसको सम में लिख सकता हूँ, तो ये मैंने सम में लिख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉग है 1 - 2x/Q, और x मैंने बताया q से बहुत छोटा है। तो ये जो फैक्टर होगा, दिस फैक्टर विल बी द स्मॉलर देन 1, सो वी विल अप्रोक्सीमेट log 1 + x। तो ये जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है जो हम यूज करते आ रहे हैं, log 1 + x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। तो ये अगर आपके पास x स्मॉलर है 1 से तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और ये अप्रोक्सीमेशन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ये x की जगह पे ये 2x/Q है स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया log 1 - x की जगह पे सिर्फ -x। तो ये मेरे पास जो सिंप्लीफिकेशन है सेकंड फैक्टर जो मल्टीप्लिसिटी में अपेयर हो रहा था उसकी। अब मैं इसको दोबारा एक्सपोनेंट लेने के बाद, क्योंकि मैंने जो हमारे पास जहाँ से हमने बोरो किया है वहाँ पे लॉग नहीं है, तो इस लॉग को ख़त्म करने के लिए इस लॉग को ख़त्म करने के लिए मुझे एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा और दोबारा उसमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये टर्म अपेयर हो रही थी लेकिन ये इतनी थी, तो मैंने इसका एक्सपोनेंट लिया। एक्सपोनेंट लेने के बाद आप देखोगे ई पावर में आ जाएगी ये पूरी जो टर्म है, e⁻n और log Q/2 स्क्वायर, और ये माइनस के साथ है e⁻−n, n बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 2x/Q स्क्वायर। और अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लें तो आप ये देखोगे ये log की प्रॉपर्टी की वजह से ये दोबारा पावर बन सकता है, तो ये बन जाएगा log Q/2 पावर 2n, और log एक्सपोनेंट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, ये आ गया e/2, ये जो एक्सपोनेंट में है e/2 पावर 2n, और साथ ही मेरे पास ये फंक्शन। अब आप देखें ये जो फैक्टर है ये एग्जैक्टली सिग्मा मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, यही है जो हमने पीछे स्लाइड पे देखी है। हमने जो स्लाइड पे देखी है ये वैल्यू है। तो मेरे पास एक फंक्शन आ गया जो इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। तो ये मल्टीप्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सिग्मा मैक्स डॉट e⁻n इंटू 2x/Q स्क्वायर। तो इस तरह के फंक्शन को गॉसियन फंक्शन कहते हैं। तो ये देख लें हम गॉसियन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो गॉसियन फंक्शन हमारे पास इस तरह से डिफाइन होते हैं। तो कोई हमारे पास फंक्शन है f(x) और a इंटू e⁻x-b, माइनस यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पे माइनस e⁻x स्क्वायर x-b स्क्वायर और 2x स्क्वायर 2c स्क्वायर है। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का फंक्शन होता है जिसकी बेल कर्व होती है, एक पीक होती है, और पीक के दोनों तरफ हमारे पास ये डिकेइंग कर्व है। तो ये फैक्टर्स हैं इसमें, जिसमें ए हमें बताता है कि हाइट ऑफ द कर्व्स पीक, कि इसकी हाइट क्या है, तो ये पीक की हमें हाइट बताएगा। और बी हमें बताता है इसमें, ये जो बी है ये बताता है पोजीशन कहाँ है, ये सेंटर कहाँ है पीक का, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ पीक। तो ये जैसे ये सेंटर है यहाँ पे, ये हमारे पास है बी, तो ये मेरे पास है बी, और ये जो इसकी हाइट है वो है ए। और ये जो सी है ये कंट्रोल करता है विड्थ ऑफ द बेल। ये तो एग्जैक्टली आप ये बताएगा आपको कि कर्व की जो हाफ हाइट है उसकी विड्थ क्या है, तो वो सी बताएगा आपको, ये कंट्रोल करेगा। तो ये इस तरह से आप इस फंक्शन से बाकी पैरामीटर देख के जो कर्व की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं।
अब एग्जैक्टली हम उस पर अप्लाई करेंगे जो हमारा फंक्शन है मल्टीप्लिसिटी का। तो मल्टीप्लिसिटी का फंक्शन, तो हमारा सिग्मा मैक्स यहाँ पे है ए, ये जो हाइट ऑफ पीक है, और आप देख सकते हैं कि एक्स के साथ माइनस बी, बी जीरो है यहाँ पे। तो हमारी जो पीक लाई कर रही है वो है वहाँ पे जहाँ पे एक्स जीरो है। हमारे पास एक्स जीरो है, तो यहाँ पे पीक का ला पे लाई करिए, हमारे पास यहाँ पे एक्स जीरो है। तो ये रही मेरे पास प्रॉपर्टीज इसकी जो मैंने इस पे मेंशन की हुई है, लेबल की हुई है। तो ये रही मेरे पास विड्थ पीक की, ये देख लेते हैं अभी कैसे है ये विड्थ। तो ये मैक्सिमम पीक हमारे पास है सिग्मा मैक्स पे। और क्यू ओवर टू हमारे पास है जो जहाँ पे मैक्सिमम पीक लाई करी है। तो ये अगेन मैं इसको यहाँ से मेंशन कर दूँ ये किस तरह हमने पीक लगाई है, ली है। तो ये आपको देगा, ये फैक्टर है एक्स माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे आप, तो आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल टू बी, जो है सेंटर ऑफ पीक है। और यहाँ पे अगर इसी को एग्जैक्टली यहाँ पे यूज करें तो एक्स इज इक्वल टू, ये आपको जीरो देगा। तो पीक कहाँ लाई कर रही है, जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो है। और एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास अगर हमारे प्रीवियस एक्सप्रेशंस में पुट करें, जो कि हमारे पास ये है, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो हमारे पास क्यू ए बनेगा क्यू ओवर टू। तो एग्जैक्टली एक ग्राफ यही डिनोट करें कि क्यू ओवर टू जब दोनों सिस्टम्स हाफ ऑफ एनर्जी शेयर करेंगे तो वो हमारे पास हाई मैक्रो स्टेट होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये कितनी थिन है ये पीक, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कितनी जो इसका वन डिके है, 1/e टाइम जो इसका फॉल है, सिग्मा मल्टीप्लिसिटी फॉल्स ऑफ टू 1/e, मैक्सिमम वैल्यू के 1/e फॉल होने के लिए कितनी एक्स की वैल्यू चेंज करूं, मैं कितनी एक्स की वैल्यू चेंज करूं कि 1/e डिके हो जाए। तो उसके लिए आपको देखना होगा, इसको एक्सपोनेंट में वन बनाना होगा, एन इंटू टू एक्स ओवर क्यू ओवर स्क्वायर। तो ये फैक्टर होना चाहिए वन के इक्वल, तभी ये सिग्मा मैक्स ओवर ई बनेगा, ये अगर वन के इक्वल होगा। तो मैंने यही किया, एन इंटू टू एक्स क्यू ओवर स्क्वायर इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये इससे आएगी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर टू अंडर एन। तो ये हमारे पास पीक फॉल करेगी एक्स के साथ, एक्स और क्यू क्यू ओवर टू इंटू स्क्वायर रूट एन। तो ये स्टिल हमारे पास जो नंबर है वो लार्ज है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें इस जो ग्राफ के स्केल के साथ, तो मैंने नंबर यहाँ पे पुट किए हैं कि अगर आप कंपैरिजन कर सकें कि ये लार्ज है जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आप देख लें कि ये एज कम्पेयर टू जो स्केल ऑफ द ग्राफ है तो इसकी क्या वैल्यू है। फॉर एन इज इक्वल टू 10 पावर 20, अगर यहाँ पे इतने आपके पास 10 पावर 20 हो ऑसिलेटर्स, तो विड्थ आपके पास बनेगी पीक की 1 सेंटीमीटर। और इफ ग्राफ स्ट्रेच टू 10 टू पावर 20 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर, एक्स विल बी वन पार्ट इन 10 बिलियन ऑफ द इंटायर स्केल ऑफ ग्राफ। तो ये एक्स की वैल्यू होगी एज कंपेयर टू दीज नंबर्स। तो आपको ये बजाय लग रहा है कि ये लार्ज है, लेकिन ये स्टिल स्मॉल है। आप यहाँ से भी आपको अंदाजा हो सकता है कि ये विड्थ है इसकी पीक की, वो 1 सेंटीमीटर है अगर आप ये नंबर यूज़ करें। तो अगर आप यहाँ पे देखने के अगर मैं एक्स की वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज करूँ इसके साथ, यानी कि इसको 10x करूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी कितनी तेजी से डिक्रीज होगी, या फिर ये मल्टीप्लिसिटी कितनी डिक्रीज होगी, वो होगी 10 टू पावर -44। अगर मैं यानी कि इसकी एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ, और फिर ये ग्राफ पे देखता हूँ कि मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू की होगी 10 टू पावर -44। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्राफ कितना जो पीक है कितनी शार्प है, और मोस्ट लाइकली माइक्रोसेट्स की ओवर टू पे है, माइक्रोसेट की ओवर टू पे है, और ये इसकी सबसे हाई मल्टीप्लिसिटी है। तो रिजल्ट का डिस्कशन हमारे पास ये है
कि अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो उसमें जो हमारे माइक्रो स्टेट्स होंगी वो इक्वली प्रोबेबल हो जाएंगी, और सिस्टम जो होगा हमारे पास हाईली प्रोबेबल माइक्रो स्टेट्स में होगा, और जिसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और कोई भी फ्लक्चुएशन है अवे फ्रॉम द मोस्ट लाइकली मैक्रो स्टेट विल बी अटरली अनमेजरेबल। तो कोई भी फ्लक्चुएशन होंगी जो कि Q/2 से अवे होंगी, वो हमारे पास अनमेजरेबल होंगी। तो यहाँ से एक डेफिनेशन अराइज होती है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, वो है थर्मोडायनेमिक लिमिट की। तो द लिमिट वेयर अ सिस्टम बिकम्स इन्फिनिटी लार्ज। तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट इस करने के लिए कि जो हमारे पास फ्लक्चुएशंस होंगी वो अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम या अवे फ्रॉम मोस्ट हाईली मैक्रो स्टेट्स की अटरली अनमेजरेबल होंगी, तो उस पर ये डेफिनेशन अप्लाई होती है कि सिस्टम हमारे पास इन्फिनिटी लार्ज होने चाहिए। सो मेजरेबल फ्लक्चुएशंस अवे फ्रॉम द मोस्ट लाइकली मैक्रो स्टेट्स नेवर अकर। तो ये थर्मोडायनामिक लिमिट की डेफिनेशन है कि सिस्टम हमारे पास इन्फिनिटी लार्ज होना चाहिए ताकि फ्लक्चुएशन हमें मोस्ट लाइकली मैक्रो स्टेट से नज़र नज़र ना आए हो या नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ थी बात हमारे पास शार्पनेस की। एक इससे प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है, कंसीडर अ टू state paramagnet with 10 to the power 23 elementary dipoles with a total energy fixed at 0, so that exactly half the dipoles point up and half point down। तो इसकी ये हमारे पास सिस्टम है जो बता गया है कि कितने नंबर ऑफ डाइपोल्स हैं और उसकी एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन ये है। हाउ मैनी माइक्रोस्टेट्स आर एक्सेसिबल टू दिस सिस्टम। तो कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी जो एक्सेसिबल टू दिस सिस्टम होंगी, और एक्सेसिबिलिटी की डेफिनेशन भी हमें देखने हैं यहाँ पे। सपोज दैट द माइक्रोस्टेट्स ऑफ दिस सिस्टम चेंजेस अ बिलियन टाइम्स पर सेकेंड, हाउ मैनी माइक्रोस्टेट्स विल इट एक्सप्लोर इन 10 बिलियन ईयर्स। तो पहले टू मल्टीप्लिसिटीज की देखते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास जो मैंने मल्टीप्लिसिटी फंक्शन उठाया पैरामैग्नेट वाली हमारी डिस्कशन से, ये लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। तो उसमें मैंने देखा था कि अगर कि आप मैक्रो स्टेट अगर लेबल करना चाहें कि कितने नंबर ऑफ जो डाइपोल्स हैं वो अप हैं, तो ये इसे हम लेबल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे n नंबर डाइपोल्स हैं जो हाफ अप और हाफ डाउन है, तो इस पे बन जाएगा ये n और n/2। तो n फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया n/2 आ गया, और इस जगह पर भी हमारे पास n/2 आ गया। तो हाफ अप और हाफ डाउन है। तो इसकी जगह पे मैंने स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन यूज़ की है। तो स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन n फैक्टोरियल की जगह पे मेरे पास आ गया n⁻n e⁻n स्क्वायर रूट 2πn। और बिल्कुल ये स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों फैक्टर सेम है, मैंने यूज़ की है। n के n/2 है यहाँ पे आ गया n/2, और ये है इस पॉइंट पे n/2, और e⁻n/2 इंटू 2πn/2 आ जाएगा। 2 इस वजह से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 2 पावर n स्क्वायर रूट 2/πn। और अगर आपका जो n है वो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री डाइपोल्स हैं तो 10⁻23 है, तो आप यहाँ पे वैल्यू देखें, ये बन जाएगा 2 पावर 10⁻23, और ये जो फैक्टर है साथ वो है 4 × 10⁻11। तो ये वेरी लार्ज नंबर की डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि आप इसको आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर है, वेरी लार्ज नंबर है, आप अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वेरी लार्ज नंबर से लार्ज नंबर, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इसमें इस केस में मैंने किया। अब आए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन के बी पार्ट पे। तो सपोज दैट द माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस अ बिलियन टाइम्स पर सेकंड, हाउ मेनी माइक्रोस्टेट विल बी एक्सप्लोर्ड इन 10 बिलियन ईयर्स। तो हमारे पास अगर एक सेकेंड में बिलियन टाइम्स हमारे पास माइक्रोस्टेट चेंज हो रही हैं, तो ये 10 बिलियन ईयर्स में हमारे पास कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ये सिस्टम एक्सप्लोर कर लेगा। तो एक साल में होते हैं इतने नंबर ऑफ सेकंड्स, 10 बिलियन ईयर्स में होंगी। 10 की पावर ऐड कर दो इसमें, तो 3 × 10⁻17 होंगे। और अगर नैनो सेकंड्स में जाएं आप, जो कि इसके मुताबिक है कि एक सेकंड में बिलियन टाइम्स, मतलब फिर
एक सेकंड में बिलियन टाइम्स चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है एक नैनो सेकंड में एक नैनो सेकंड में एक। तो आप इस नंबर को देख लें कि ये स्टिल, अगर आप 10 बिलियन ईयर्स तक इसका वेट करते हैं तो आपके पास ये 3 × 10⁻²⁰ माइक्रोस्टेट एक्सप्लोर करेगा। ये स्टिल आप देख लें कि ये हमारे पास नंबर है, लार्ज नंबर है, वेरी लार्ज नंबर नहीं है। तो बिल्कुल टाइनी फ्रिक्शन है एज कम्पेयर टू 10⁻23, जो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है इस केस में। अब हम मूव करते हैं द आइडल गैस की तरफ। और प्रीवियस डिस्कशन से हमारा कंक्लूजन ये है कि only a tiny fraction of the microstate of a large interacting system have reasonable large probabilities। तो हमारे पास सिस्टम अगर इन्फिनिटी लार्ज है, जितना लार्ज होगा तो हमारे पास उतनी ही फ्रिक्शन जो टाइनी होती चली जाएगी, जो स्टेट माइक्रो स्टेट की मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, और उसी की लार्ज हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, और बाकी जो इसकी फ्लक्चुएशंस होंगी हाईली प्रोबेबल स्टेट से, वो अनमेजरेबल होंगी। तो ये हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी। और ये हमारे पास सिर्फ आइंस्टाइन सॉलिड के लिए नहीं, जैसे मैंने बताया कि आपके पास किसी भी जो इंटरेक्टिंग सिस्टम है उसके लिए ट्रू है। तो एन आइडल गैस, जो आइडल गैस है, अब हम पहले हमने आइंस्टाइन सॉलिड डिस्कस किया क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल मॉडल था। तो अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन में मूव हो रहे हैं, और वो है आइडल गैस। और ये जो है आइंस्टाइन सॉलिड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आइंस्टाइन सॉलिड की जो मैक्रो स्टेट्स थी, जिन चीज़ों पे डिपेंडेंट थी, ये उनसे ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंडेंट हो सकती है। जैसे कि आइंस्टाइन सॉलिड में जो मैक्रो स्टेट्स थी वो डिपेंडेंट थी एनर्जीज पे, जबकि यहाँ पे जो आइडल गैस में वॉल्यूम पर भी डिपेंडेंसी होगी। और आप अगर डिपेंडेंसी मालिक्यूल, नंबर ऑफ मालिक्यूल को चाहें, यानी कि वो आप सिस्टम में पास थ्रू होने दें विद द एनवायरनमेंट या दूसरे इंटरेक्टिंग सिस्टम से, तो उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी आ सकती है, और मल्टीप्लिसिटी फंक्शन इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ मोनोटॉमिक आइडल गैस से। और जैसे कि मोनोटॉमिक गैस है, हमारे पास हीलियम है या आर्गोन है। और हम डिस्कशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन से, कि सिर्फ एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल की, जो इस केस में एटम है, उसका उसको अगर आप रखें कंटेनर जो है जिसका वॉल्यूम वी है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यू है, जो थर्मल एनर्जी, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। तो हम सिर्फ एक सिंगल गैस एटम की बात करेंगे फॉर द फिक्स यू, और फिक्स हमारे पास एनर्जी है और फिक्स हमारे पास वॉल्यूम है। व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस सिस्टम। तो समझ गए आप कि हमारे पास एक कंटेनर है, सिर्फ उसमें एक एटम है जिसकी फिक्स एनर्जी है, फिक्स वॉल्यूम है, हमने उसकी जाननी है मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्स डिपेंड करेगी सिग्मा, जो बांध है, बांध डिनोट कर रहा है सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वॉल्यूम वॉल्यूम जितना बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ पोजीशन उतनी एक्सेसिबल अलाउड होंगी आपके एटम के लिए, तो उतने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इनक्रीज करती चली जाएंगी। और जितने अगर मोमेंटम आप अलाउ करें, मोमेंटम स्पेस, तो उतनी इसकी मल्टीप्लिसिटी अलाउड होगी, कि जितने ये मोमेंटम रख सकता है फॉर फिक्स एनर्जी के लिए, तो उतनी ज़्यादा इसकी मल्टीप्लिसिटी हमारे पास सिस्टम की ज़्यादा होगी। तो ये भी डेफिनेशन हमारे पास, एक तो इसमें ये है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें पता नहीं है, दूसरा ये कि अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, इसका मतलब क्या है, तो इसको देख लेते हैं। सिस मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी मस्ट इक्वल टू यू। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये बिल्कुल उसी तरह कांस्टेंट है जो हम आइंस्टाइन मॉडल में यूज करते रहे हैं, क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू क्यू, या जो आपके पास एनर्जी है कांस्टेंट हमारे पास इधर, तो इधर भी वही कांस्टेंट हम यूज करें। इससे पहले कुछ कमेंट्स हम देख लें इसके ऊपर कि मोमेंटम स्पेस क्या है। तो मोमेंटम स्पेस आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि स्फीयर है, और जिसमें अलाउड मोमेंटम स्टेट्स हैं, और ये है मोमेंटम पार्टिकल का, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। तो एक डॉट आपको लगाने के लिए स्पेस में आपको तीनों वैल्यूज जो है मोमेंटम्स की स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो वो हमारे पास एक स्टेट होगी मोमेंटम स्पेस में। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड,
तो आप मोमेंटम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे मोमेंटम की डेफिनेशन है पी इज इक्वल टू एम वी, एग्जैक्टली मैंने वही यूज़ की है, और ये इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वाई स्क्वेयर प्लस पी जेड स्क्वेयर। तो आप अगर इसको अरेंज करें तो 2m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी। तो ये मेरे पास कॉन्स्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर आप इसको ड्रॉ करें, देख चुके हैं आप कि ये है, अगर वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास होता है एक आर होता है, अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो आर आपके पास कहलाएगा ये स्फेयर का रेडियस। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे हमारे पास स्फेयर का रेडियस है स्क्वायर रूट 2m डिवाइड बाई 2m मल्टीप्लाई बाई यू। तो मोमेंटम स्फेयर है एक, तो उसमें आपके पास जिस तरह टोटल इस इन मोमेंटम्स के स्क्वायर सम इक्वल टू होना चाहिए 2mu, या फिर इसका स्क्वायर रूट अगर आप लें तो ये आपके पास बनेगा इसका रेडियस। तो यही आपके पास अलाउड एनर्जीज हैं जो इस स्फेयर पे लाई करेंगी, तो इस स्फेयर पे लाई करेंगी, यही आपके पास अलाउड एनर्जीज है। जैसे कि 2mu की वैल्यू लेट से आपके पास अलाउड है स्क्वायर रूट की, वो है 10। तो आप के पास एक कम होगी या दो ज़्यादा एक कम ये आपस में ये वेरी करके जो सम बनाएंगी इक्वल टू 10, वही आपके पास अलाउड स्टेट होगी, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है। आप इसे कम कर सकते हैं ना, आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमें कांस्टेंट बताते हैं कि जो भी अलाउड मोमेंटम स्टेट होगी वो इस स्फेयर के, जो ये इक्वेशन बना रही है, इस स्फेयर के सरफेस पे लाई करेगा। तो वो सारे पॉइंट्स जो इस सरफेस पे लाई कर रहे हैं वो हमारे पास अलाउड मोमेंटम स्पेस में स्टेट्स होंगी, तो वो हमने गिननी होगी। अगर वो हम गिन लेते हैं तो हम मोमेंटम स्पेस में जो जितनी स्टेट्स हैं वो बता सकेंगे, और वही हमारी मल्टीप्लिसिटी होगी। तो यहाँ से आगे चलते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? जैसे मैंने बात की, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें नहीं पता। और अगर आप स्पेस में देखें तो जो हमारे पास अलाउड एनर्जीज स्पेस हैं, अलाउड पोजीशंस हैं एटम के लिए, वो इन्फिनिट हैं। तो हमारे पास इन्फिनिट जो बन जाएंगी, स्टेट्स बन जाएंगी, मल्टीप्लिसिटी इन्फिनिट हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख लें, अगर हम सिर्फ सिंगल एटम की लिखें वही वही मल्टीप्लिसिटी इन्फिनिट हो जाए। तो अगर आप एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें या एटम की बात करें, तो वो तो आप देख सकें कि उसको रियलाइजेबल कर नहीं सकते, वो फाइनाइट हो नहीं सकती। तो अगर ये इन्फिनिट है तो आप उसे कैसे फाइनाइट बना सकते हैं? तो हम इसे देखेंगे कि सिग्मा वन कैसे फाइनाइट है। तो इसमें हमें हेल्प आउट करेगी क्वांटम मैकेनिक्स। वो उसके लिए हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्फेयर्स हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक कि आपके पास किसी भी जो पार्टिकल है उसका एक्स में स्प्रेड जो कि डेल्टा एक्स है, और मोमेंटम स्पेस में स्प्रेड जो कि डेल्टा पी एक्स है, वो बाउंडेड है एच जो कि हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि इससे जो अनसर्टेनिटी हमारे पास लार्जर का भी साइन होता है, लार्जर देन और इक्वल टू का यहाँ पे सिंबल यूज होता है, लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेट का सिंबल यूज किया ताकि हम प्रिसाइजली पिन पॉइंट कर सकें, और हम ये कहें कि इतने स्पेस में डेल्टा एक्स में, अगर आप सिर्फ वन डायमेंशन की बात करें तो डेल्टा एक्स, इतने डेल्टा एक्स में अ, अ, इतने यूनिट ऑफ स्पेस में जो कि डेल्टा एक्स है, और इतने यूनिट ऑफ मोमेंटम में जो कि डेल्टा पी है, उसमें सिर्फ एक पार्टिकल लाई करेगा। तो इतने यूनिट में ये मैंने यूनिट बना लिया डेल्टा एक्स और ये डेल्टा पी, कि ये नहीं हो सकता कि इसमें दो पार्टिकल लाई करें। तो इसमें एक ही, हम इसको एक ही स्टेट गिनेंगे, एक ही सिस्टम की सिंगल स्टेट डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए उसे इससे बाहर जाना होगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स। तो यही ट्रू है हमारा मोमेंटम वाई और पोजीशन वाई के लिए, और यही हमारा ट्रू है जेड डायरेक्शन के लिए। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो मैं अब इस थोड़ी सी देर में मैं पिक्चर शो करता हूँ जिससे इसको समझना ज़्यादा आसान है।
द नंबर ऑफ अलाउड वेव फंक्शंस इज इन्फिनिट। तो क्वांटम मैकेनिक में हमारे पास जो हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास इन्फिनिट होता है, लेकिन उसमें जो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन होते हैं वो हमारे पास फाइनाइट होते हैं। इसमें भी यही है कि जो वेव फंक्शन बेशक इन्फिनिट है, लेकिन जो नंबर ऑफ अलाउड इंडिपेंडेंट लिनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है वो फाइनाइट है। इफ द टोटल अवेलेबल पोजीशन मोमेंटम स्पेस आर लिमिटेड। तो ये पिक्चर है जिससे ये हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पोजीशन स्पेस है, तो ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसमें ये सिंगल पार्टिकल की स्टेट है। तो ये नेक्स्ट पार्टिकल है, ये नेक्स्ट पार्टिकल है, ये स्टेट बन सकती है। तो ये नहीं हो सकता कि आप इधर इस इतने डेल्टा एक्स में, एक डेल्टा एक्स में दो पार्ट स्टेट्स गिने, तो इसमें एक ही गिनेंगे आप। तो यही मोमेंटम स्पेस में, तो ये पीक्स जो स्प्रेड बता रहे हैं हमारे पास जो डेल्टा पी एक्स है, तो यहाँ भी वेव फंक्शन में आप देखें डेल्टा एक्स स्प्रेड बता रहा है। तो वन डी एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम स्टेट्स। तो डिस्टिंक्ट मोमेंटम और पोजीशन स्टेट हम लेबल करेंगे स्टेट्स आर। तो ये है हमारे पास टोटल लेंथ, और इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से, तो डिस्टिंक्ट हमारे पास पोजीशन स्टेट्स आ जाएंगी। और इस तरह ये हमारे पास मोमेंटम स्पेस है, ये लेंथ है हमारे पास एल पी मोमेंटम स्पेस में। तो इसको अगर डिवाइड करें आप डेल्टा पी से, तो आपके पास आ जाएंगे ये डिस्टिंक्ट मोमेंटम स्टेट्स। तो यहाँ से आप देख लें किसी तरह हम इन्फिनिट को हाइजेनबर्ग कंसिडरेटिव प्रिंसिपल की मदद से हमने फाइनाइट बना लिया, जो अब इससे इसमें काउंटेबल है। तो वन डायमेंशन में ये केस है, थ्री डायमेंशन में क्या होगा? तो इस वन डायमेंशन पहले कंक्लूड कर लें कि द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आर एल ओवर डेल्टा एक्स। तो ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं एस पोजीशन में, ये डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं मोमेंटम स्पेस में। तो दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे जैसे नाम मेरे पास पिछली स्लाइड में शो था। तो दोनों ये एल एल पी ओवर एच हमारे पास एच आ गया यहाँ पे, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जगह पे हमारे पास यहाँ पे एच है। तो अब अगर आप थ्री डायमेंशन की बात करें, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये वन डायमेंशन में, ये एक्स डायमेंशन में, ये जेड में है, और ये हमारे पास है वाई में। तो आप ये देखिए इनका प्रोडक्ट आ जाएगा एल कैपिटल एल कैपिटल एल, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम। और इस तरह कैपिटल एल पी क्यूब, ये हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। तो यहाँ पे हमने सिंगल एटम के लिए, सिंगल गैस एटम के लिए, जो कि एक कंटेनर में मौजूद है और उस कंटेनर का वॉल्यूम है वी, उसके लिए हमने मल्टीप्लिसिटी काउंट कर ली। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिसिटी। तो अब अगर इसमें ऐड करें हम सेकंड मॉलिक्यूल, क्या है उसका एज्यूम कर लें सिंपलिसिटी के लिए उसका मास सेम है, तो क्या होगा इसमें? उस तरह आइंस्टाइन सॉलिड के मुताबिक ये आप सिर्फ उसका शायद प्रोडक्ट ले लें, तो या फिर इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम देखेंगे कि इतना सिंपल नहीं है। आपको अगेन कांस्टेंट को आपको उसकी रिस्पेक्ट करना होगा, टू एम यू, जो टोटल मोमेंटम स्पेस का मोमेंटम्स का इन एवरी डायमेंशन उनके स्क्वायर सम जो है इक्वल टू टू एम यू होना चाहिए। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हमारे पास क्या बना रहा है? एक स्फीयर बना रहा है जो कि हाइपर स्फीयर है, सिक्स डायमेंशनल है, जिसको विजुलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको काउंट किया जा सकता है, इसको कंप्यूट किया जा सकता है कि सरफेस एरिया क्या है। तो देखिए हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अलाउड मोमेंटम वॉल्यूम, लेकिन क्या कैलकुलेट हम करना चाह रहे हैं सरफेस एरिया। तो रियली ये सरफेस एरिया ही है, क्योंकि अगर आपको ने अगर वॉल्यूम बनाना है, तो आप जो इसकी थिकनेस नोट कर लें जो कि बहुत ही स्मॉल है स्फेयर की, तो आप इसका वॉल्यूम जो है वो कंप्यूट कर रहे होंगे। लेकिन मल्टीप्लिसिटी का नंबर, स्फेयर का जो नंबर है वो इतना बड़ा है जिसके मुकाबले में अगर आप थिकनेस स्मॉल लें तो आप उसको आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेट वॉल्यूम ही कर रहे हैं, बेसिकली वो सरफेस एरिया है इस केस में। शेल कंसीडर कर सकते हैं जिसकी थिकनेस नॉन जीरो है, लेकिन वो जो थिकनेस है अपोजिट वो निग्लिजिबल है बेसिकली एज कम्पेयर टू जो सरफेस एरिया। तो दो 6D हाइपरस्फीयर है, हम इसको कंप्यूट करते हैं, वो देख लेते हैं कैसे कंप्यूट करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको समझें कि दो मॉलिक्यूल्स के, वन मॉलिक्यूल के लिए क्या था हमारे पास, V1 डिवाइड बाय एच क्यूब था। तो दो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास, V² डिवाइड बाय एच 6।
तो ये हम देख लें इधर से। तो ये क्या था, एक मॉलिक्यूल के लिए v था। तो अगर आप ये इंसर्टिव प्रिंसिपल 3 और डायमेंशन में अप्लाई करें तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा, ये फिर दोबारा डबल हो जाएगा, h6 बन जाएगा। और v भी हम देखें कैसे काउंट करते हैं इसे। तो ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए, डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स के लिए है। डिस्टिंग्विशेबल आपने प्रोबेबिलिटी कोर्स में देख लिया है, देख चुके होंगे आप कि डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल क्या चीज़ है। लेट्स से आपके पास ये स्पेस है, तो इसमें अगर एक पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो लेट्स से स्क्वायर से डिनोट हो रहा है और ये डिनोट हो रहा है क्रॉस से। तो ये एक स्टेट है, और अगर ये क्रॉस इस तरफ चला जाता है दूसरी तरफ, और ये आपके पास आ जाता है स्क्वायर इस तरफ, तो आप देखें ये दोनों स्टेट अलग हैं, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। ये स्टेट अलग है और ये स्टेट दूसरे वाली अलग है। लेकिन अगर आपके पास दोनों हो ही स्क्वायर, ये लेट से ये देखिए स्क्वायर है, दोनों वो इनडिस्टिंग्विशेबल स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर इधर आ जाए, एक स्क्वायर उधर चला जाए, तो आप देखेंगे कि स्टेट बिल्कुल सेम है। तो ये आपके पास दो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन ये आप अगर इस तरह पोजीशन चेंज करते हैं तो दो सिमिलर स्टेट्स हैं, आप उसे 2 मरतबा काउंट करें। तो इस वजह से आपको इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए 1/2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जो पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी बिल्कुल उस तरह। तो जो फॉर एन आइडियल गैस ऑफ एन इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स, जो कि ये हीलियम है या आर्गोन है, वो इनडिस्टिंग्विशेबल है एक दूसरे से, तो आप 1/n से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इतने कम्बिनेशन होंगे जो हम ज़्यादा टाइम काउंट कर रहे होंगे। तो वी एन यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे n आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास है 2 × 3, वो 2 है, तो n की जगह पे हमारा 2 की जगह पे n आ जाएगा। तो हाइपरस्फीयर आप किस तरह काउंट कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं, उसके लिए जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे स्टिल एक कांस्टेंट रहेगा, बेशक n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कि इसका सरफेस एरिया जो रहेगा स्टिल √2m रहेगा। तो जनरल फार्मूला फॉर द सरफेस एरिया फॉर डी डायमेंशन हाइपरस्फीयर ऑफ रेडियस r, तो इसके लिए जनरल फार्मूला है जो मैंने ऊपर से ये सिर्फ एरिया ऑफ मोमेंटम हाइपरस्फीयर लिखता लिखता आ रहा था। तो आप इसको अपेंडिक्स ए में देख सकते हैं कि इसको क्या कंप्यूट करना मुश्किल काम नहीं है। आप शोल्डर अपेंडिक्स ए में इसकी जो अप्रोक्सीमेटली 1 पे डेरिवेशन है, वहाँ से इसको देख से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एरिया हमारे पास होगा 2πd/2, स्मॉल डी इसमें हमारे पास डायमेंशंस हैं, और आर हमारे पास है रेडियस, जो इस केस में हमारे पास √2m है। तो डी हमारे पास डायमेंशन होगी, 3 डायमेंशन के लिए डी की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 के लिए 2 हो जाएगी। तो ऑलरेडी जो हम चीज़ें जानते हैं, 3 डायमेंशन में हमारा सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 डायमेंशन पुट करने के बाद आप पास ये वैल्यू आती है या नहीं आती। तो इस तरह से आप चेक करके इसकी वैलिडिटी को टेस्ट कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो प्लग इसी फॉर्मूला में आप प्लग करें, अगर d = 3n और रेडियस पुट करें आप यही √2mu, तो आप ये देखें कि यहाँ पे d की जगह पे मेरे पास आ गया 3n/2। यहाँ पे d/2 था, यहाँ पे d/2 था, यहाँ पे 3n आ गया, और यहाँ पे मेरे साथ पास है इस फार्मूला के मुताबिक d-1, तो ये 3n-1। इसको आप सिंप्लीफाई करके कुछ फैक्टर्स जैसे कि -1 मैंने इग्नोर कर दिया, 2 मैंने इग्नोर कर दिया, तो ये n बहुत बड़ा नंबर हो तो आप ये इस तरह से जो नंबर है आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला आ गया है फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैस। तो मोनोटॉमिक आइडियल गैस की डिपेंडेंसी आप देख लें, वॉल्यूम पे है, एनर्जी पे है। तो दिस फार्मूला फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो डिपेंडेंसी है वो n पे है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे और वॉल्यूम पे और एनर्जी पे। और ये देखें कि बिल्कुल ये तकरीबन ये जो आप इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं कि वी एन है, वी एन का फैक्टर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ऐसे अगर मैं इसको देखूँ
कि ये रहा एक Vn, और उसके बाद ये आपके पास है सारी सारा फंक्शन n, एफ ऑफ एन है ये, और ये हमारे पास है एनर्जी डिपेंडेंस। तो एनर्जी डिपेंडेंस क्या है, 3n और 2 - 1 को अगर आप इग्नोर कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे -1 को इग्नोर किया, और यहाँ पे 2 को आप इधर से इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये मिल जाएगा 3n/2, ये एनर्जी डिपेंडेंस। तो आइडियल मोनोटोमिक आइडियल गैस के लिए आपके पास मल्टीप्लिसिटी फंक्शन है एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, जो कि आप इस तरह से फैक्टरीज को कर सकते हैं अलग अलग। तो ये सिर्फ हमारे पास इसी के लिए कांस्टेंट नहीं है कि हमारे पास जो आइडियल गैसेस है वो मोनोटोमिक आइडियल गैस है, वो इसको फॉलो कर रही है, बल्कि इसके पीछे एक जनरल थ्योरम है जो ये बताता है, फॉर एनी सिस्टम विद ओनली क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैविंग सो मैनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी दैट एनर्जी क्वांटाइजेशन अननोटिसेबल। तो आपको यहाँ पे क्वांटाइजेशन बिल्कुल नजर नहीं आएगी। द मल्टीप्लिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, जो कि इस केस में है, मल्टीप्लिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू NF/2, जिस केस में जो हमारे पास F है वो NF है, वो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3n, तो यहाँ पे NF लिखा गया है हमारे पास, इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जनरल थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि अगर आपके पास जो एनर्जीज इन्वॉल्व हैं वो क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो आपके पास जो मल्टीप्लिसिटी फंक्शन होगा उसकी डिपेंडेंस, जो प्रोपोर्शनलिटी होगी, वो उसके इक्वल होगी, और NF हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो प्रॉब्लम देख लें इससे रिलेटेड एक, प्रॉब्लम है, कंसीडर एन आइडियल मोनोटोमिक गैस दैट लिव इन a 2D universe occupying an area A. By following the same logic as above, find a formula for the multiplicity of this gas. तो हमने पहले जो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन देखी है, आपने देखा होगा कि हमने एग्जैक्टली जो ट्रीटमेंट किया था वो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, जैसे कि ये है सिंगल मॉलिक्यूल के लिए है, लेकिन ये 3D में है, ये 3D में। और अगर आप 2D में करना चाहते हैं इसी मॉलिक्यूल में, तो आपके पास ये जाता रहेगा L P/H, ये सिर्फ रह जाएगा L² Lp²/H²। बिल्कुल यही हमारे पास स्टेप्स हैं। तो आप इसको पॉज करें यहाँ पे और ट्राई करें कि आप 2D यूनिवर्स में ये मोनोटॉमिक आइडियल गैस की मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो होपफुली आपने ट्राई किया होगा। तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए अगर आप पहले देखें तो उसके बाद इसको जनरलाइज करते हैं। सिंगल मॉलिक्यूल में जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मल्टीप्लिसिटी, एरिया और एरिया, पोजीशन एरिया, जो हमारे पास स्पेस एरिया, मोमेंटम स्पेस एरिया के, जिस तरह हमने 3D वॉल्यूम था हमारे पास डिपेंडेंसी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में मल्टीप्लिसिटी के, अगेन यहाँ पे 1 डिनोट कर रहा है सिंगल मॉलिक्यूल को। और इस केस में हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा दो, मोमेंटम के स्क्वायर सम इक्वल टू 2mg होगा, और जो हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट्स मिलेंगी पोजीशन स्पेस में, और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट्स मिलेंगी मोमेंटम स्पेस में, वो ये है। तो LLP/H। तो अब अगर आप 2 डायमेंशन में इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा L², ये बन जाएगा LP², और ये बन जाएगा H²। L² मेरे पास एरिया है, AP हमारे पास है मोमेंटम एरिया। तो ये रही सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। तो सेकेंड मॉलिक्यूल अगर आप ऐड करें तो 2 टर्म इसमें और ऐड हो जाएंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड मॉलिक्यूल। तो हमारे पास कांस्टेंट सेम रहेगा। तो ये 4 डायमेंशन हाइपर स्फीयर है, तो इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम वो फार्मूला से कंप्यूट ज़रूर कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ हाइपर स्फीयर यहाँ पे साथ लगेगा, 1/2 मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो A² H4 हमारे पास सेकेंड जो हमने मॉलिक्यूल ऐड किया उसके लिए। सो फॉर एन इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स हमारे पास फार्मूला होगा ये, आप उसमें जो
अपने हाइपर स्पेस जो यूज़ किया हमने, डायमेंशन जो यूज़ किए हैं वो 2 हैं। तो 2 आप वहाँ पुट करके आप देख सकते हैं कि मोमेंटम एरिया यही आएगा और मल्टीप्लिसिटी हमारे पास ये रहेगी। तो इंटरेक्टिंग आइडल गैस, अगर हम अब इन दोनों गैसेस की इंटरेक्शंस देखें तो उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, और उनकी जो हाईली प्रोबेबल मैक्रोस्टेट है उसकी मल्टीप्लिसिटी या पीक उसकी क्या होगी। पीक अगर आप देखें कि यहाँ पे अब डिपेंडेंस दो फंक्शन की है, मल्टीप्लिसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक एनर्जी पे और दूसरी हमारे पास वॉल्यूम पे है। तो दो आइडल गैसेस हैं और वो इंटरेक्ट कर रही हैं। उसके पिक्चराइज आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक है हमारे पास यू ए वी ए एन, आइडल गैस, जो आइडल गैस ए है उसकी एनर्जी है यू ए, वॉल्यूम है वी ए, और एन हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और दूसरी जो गैस है यू बी, उसकी एनर्जी है वी बी, उसका वॉल्यूम है, और इसके हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मोनोटॉमिक है तो वो हमारे पास एटम्स हैं। तो ये पार्टीशन है जो मूव कर सकती है। तो वॉल्यूम हमारे पास यू वी ए है और वी बी दोनों का वॉल्यूम है, इसमें हमारे पास सेम नहीं है। तो मल्टीप्लिसिटी होगी एग्जैक्टली जिस तरह आइंस्टाइन सॉलिड में थी हमारे पास, ये प्रोडक्ट होगी। तो अगर जैसे हमने देखा कि मल्टीप्लिसिटी जो मोनोटॉमिक गैस की डिपेंड करी है, इस तरह से जो उसके एक्सपोनेंट्स हैं वो ये हैं। तो हम तो मल्टीप्लिसिटी जो दो इंटरेक्टिंग गैसेस की होगी वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट है। तो एफ एन मल्टीप्लाई बाई एफ एन, वी ए वी बी मल्टीप्लाई बाई बोथ वी यू ए यू बी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर 3n/2 है। और रिजल्ट हमारे पास, अगर आप सिंगल सेम ट्रीटमेंट जो हमने शार्पनेस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइंस्टाइन सॉलिड की फाइंड करने के लिए हमने किया था, आप एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट इस पे अप्लाई करें तो आप ये देखोगे कि इसकी पी का भी एग्जैक्टली वही फार्मूला है। तो उसमें हमारे पास जो एनर्जी का जो एक्सपोनेंट एनर्जी का जो पावर थी वो यहाँ पे लाया, यहाँ पर थी, यहाँ पे हमारे पास क्यू था, क्यों उसमें टोटल एनर्जी थी, और जो एनर्जी की पावर थी हमारे पास यहाँ पर थी। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल यहीं पे यही हम यूज़ कर रहे हैं। तो यू टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 3n/2। और जो अगर आप एग्जैक्टली इसी को ही ग्राफ को, क्योंकि 2 डायमेंशन ग्राफ बनेगा, 3 डायमेंशन ग्राफ बनेगा, तो 2 डायमेंशन हमारे पास स्पेस होगा इनपुट्स का, और जो उसका फंक्शन होगा वो प्लॉट करेगा 3rd डायमेंशन में। तो आप देखेंगे दोनों डायमेंशन में हमारे पास विड्थ जो होगी पी की वो इसी तरह लाइक रही जो आइंस्टाइन सॉलिड में हमें नजर आई थी। तो ये है इसका ग्राफ है। एक डायमेंशन में मैंने जैसे बताया कि यू है, दूसरी डायमेंशन में वॉल्यूम है, और पी की हमारे पास ये है। तो ये कितनी नैरो होगी, नंबर्स पुट करके आप देख लें कि 4n = 10^20, जैसे कि पहले मैंने यही टेस्ट किया था। तो और फुल स्केल आप यूज़ करें स्लाइड का, if the full scale were compressed to fit on this slide the spike would be narrower than atom। तो अगर आप इस का फुल स्केल यूज़ करें कि एक पेज पे फिट आ जाए तो इसकी जो विड्थ होगी हमारे पास पी की वो नैरो देन एटम होगी। तो यानी कि 10⁻⁻10 जो एटम की हमारे पास ली जाती है, हेरोन एटम की ली जाती है विड्थ। अगर आप इनमें पोर कर दें पार्टीशन के अंदर, जिसमें मालिक्यूल्स एक दूसरे के वॉल्यूम में ए के मालिक्यूल बी में, बी के ए में पास कर सके, तो आप ये देखेंगे इसको जो ट्रीटमेंट है मल्टीप्लिसिटर या फिर मल्टीप्लिसिटी का बिहेवियर देखने में और ज़्यादा मुश्किल होगी। हमारे पास जो मल्टीप्लिसिटी फंक्शन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब आप अगर आपके पास ये फंक्शन है, एग्जैक्टली लेट से आपके पास फॉर्मूला नहीं है और ये सिर्फ आपके पास इस तरह का फंक्शन आपको मालूम है, तो आप सिर्फ वॉल्यूम डिपेंडेंस जैसे इसमें मालूम है तो आप मल्टीप्लिसिटी का बिहेवियर देख सकते हैं कि, और कि फला अगर कांस्टेंट है, फला कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑल द गैस इन लेफ्ट हाफ। तो आप ये जानना चाहें कि हमारे पास एक कंटेनर है और सारी की सारी गैस जो है वो एक हाफ लेफ्ट हाफ में आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे कि ये पिक्चर की गई है कि जो मल्टीप्लिसिटी फंक्शन है जो मैंने आपको दिखाया था एग्जैक्टली ये, आप इसमें वॉल्यूम की जगह पे सिर्फ ये करें
वॉल्यूम की जगह पे जो हाफ वॉल्यूम कर दें, V/2 कर दें। तो जो मैं यहाँ पे ये करने लगा हूँ, तो ये है, तो ये हमारे पास n ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा Fn रहेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम पावर n आ जाएगा, जबकि वॉल्यूम की वैल्यू मैंने पुट की है V/2, तो 2 पावर एग्जैक्टली n। और बाकी जो हमारे पास जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो 3n/2 रह जाएगी। तो आप ये देखेंगे हमारे पास ऊपर जो फैक्टर है बिल्कुल वो मैक्सिमम वाला का है, कि जो मैक्सिमम सिग्मा मैक्स है, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाय 2 पावर n। तो सारी की सारी गैस लेफ्ट हाफ में आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम की इतनी कम हो जाएगी। और n अगर सिर्फ आप ले लें कि ये 100 है, या फिर सिर्फ आप 100 के लिए देख लें, तो ये बन जाता है फैक्टर 10⁻30। तो 2 पावर सिर्फ अगर आप 100 देखें तो ये देखें कि ये बहुत बड़ा नंबर है, ये 10⁻30 है। तो 10⁻30 टाइम ये हमारे पास रिड्यूस हो गया। और अगर आप इसको उस टर्म में समझा जाए एज ऑफ यूनिवर्स के, तो यू वुड हैव टू चेक अ ट्रिलियन टाइम्स per second for the age of the universe before finding such an arrangement even once। तो जबकि हमारे पास n, तो यहाँ पे मैंने 100 लिया, और n आपको पता है कि हमारे पास एवोगेड्रो के प्रोपोर्शन होता है। तो हम सारी की सारी जो गैस है किसी एक पोर्शन में, जैसे कि आप तो चेक कर सकते हैं कि ये 2/3 में आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 में आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप इस तरह से सिर्फ जो मल्टीप्लिसिटी का फंक्शन दे के ये चीज़ें कंप्यूट कर सकते हैं।